स्टूडेंट्स जो अभी आए हैं, एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर 4 है। एग्जांपल्स है। एग्जांपल है कांस्टेंट सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट। कहते हैं कोई भी अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, उसकी वैल्यू लगातार सेम आ रही है। अगर आप n को 1 भी पुट कर लो तो ताकि उसकी वैल्यू n इन्फिनिटी पे हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, दैट इज ए 2। तो ये कन्वर्ज कर रही है, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाती है, दैट इज ए कन्वर्जेंट। कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है उसके, देखो उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है कि कांस्टेंट सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट। लेट अपने को ए एन कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, डिफाइन कैसे किया गया, जैसे मैंने अभी बताया कि ए एन ए के बराबर है। अब ए एन ए के बराबर है और इस पे अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट भी लगा देते हो तब भी हमारे पास क्या आएगा, उसकी वैल्यू तो ए ही आएगी। एन टेंस टू इन्फिनिटी भी लगा दोगे तब भी उसकी वैल्यू ए आएगी, क्योंकि एन ए एन किसके बराबर है, ए एन ए के बराबर है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट की वैल्यू वही सेम रहेगी, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। अब उसको प्रूव कैसे करना है कि ये कन्वर्जेंट है। कल वाली डेफिनेशन अप्लाई करो, गिवन ऑफ जाइलम ग्रेटर देन 0 बी गिवन। उसके बाद आपने क्या कहा था कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि मॉडुलस ऑफ ए एन सीक्वेंस माइनस लिमिट। अब लिमिट क्या है, a है, l क्या है, a है, लिमिट हमारे पास a है। तो ए एन माइनस ए दैट इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 हमेशा ही लेस देन है ऑब्जाइलम से, छोटा है, क्योंकि मैंने बताया था ऑब्जाइलम की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी है, और हाउएवर स्मॉल 0 से बड़ी है पर लेनी बहुत छोटी है। जैसे मैंने ले लिया था 0.00000025, तो ये वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी ना, ये वैल्यू 0 से बड़ी है। इट मीन्स कि हमारे पास 0 से बड़ी होगी ऑब्जाइलम फॉर ऑल n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास डेफिनेशन लग गई फॉर गिवन ऑब्जाइलम ग्रेटर देन 0 जिनका सीक्वेंस माइनस लिमिट का मॉडुलस वो लेस देन ऑब्जाइलम होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो इस सीक्वेंस में क्यों क्या कहूंगा, दैट्स ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और किसको कन्वर्ज कर रही है, ए लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, ये याद रखना, ए लिमिट है उसको कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, दिस इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट सीक्वेंस आती है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपके क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस है कि प्रूव करो दिस सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट, प्रूव करो कि दिस सीक्वेंस इज ए डाइवर्जेंट। तो उसके हिसाब से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो उसने कहा है कि कंसीडर द सीक्वेंस, इसको प्रूफ करना है कि दिस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए आप क्या प्रूफ करोगे, पहले तो डेफिनेशन लगाओगे। अगर ये सीक्वेंस दी हुई है, मैं मान लेता हूँ कि ये ए एन सीक्वेंस है, वो है 1/n। डेफिनेशन लगा दी, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई ऑब्जाइलम ग्रेटर देन 0 लूंगा, हाउएवर स्मॉल जितना छोटा ले सकता हूँ, एक नेचुरल नंबर लूंगा m सच दैट कि वो m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1/ऑब्जाइलम। अब देखो मैंने वही बात कही थी कि m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1/ऑब्जाइलम। अगर m की वैल्यू 1/ऑब्जाइलम से बड़ी होगी, ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल कर दोगे। अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, इनइक्वालिटी साइन का कल बताया था, अगर कोई इनइक्वालिटी वाला साइन है, या ग्रेटर देन है या लेस देन है, अगर उसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। तो 1/m रेसिप्रोकल हुआ और इसका भी रेसिप्रोकल हुआ, ऑब्जाइलम ऊपर चला गया और वो ग्रेटर देन हो गया, साइन चेंज हो गया। देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर n बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/n लेस देन इक्वल टू 1/m, ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन में चेंज हो जाएगा। और 1/m किससे छोटा है, वो ऑब्जाइलम से छोटा है, वो मेरा यहाँ से रिजल्ट आ गया। 1/n लेस देन छोटा है 1/m से, और 1/m किससे छोटा है, ऑब्जाइलम से। अब उसके बाद मैंने डेफिनेशन लगा दी, मेरे पास क्या डेफिनेशन थी कि जो सीक्वेंस है माइनस लिमिट, अब इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। इसकी लिमिट क्या होगी, देखो ना, इसको ओपन करके देखो, अगर n को 1 पुट करोगे तो 1/1 आएगा, n को 2 पुट करोगे तो वो 1 से छोटा होता जाएगा। अगर मैं नंबर लाइन से इसको करूं
ये 0 है, ये 1 है। अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ 1/1 तो वो 1 होगी। अगर मैं अगली पुट करता हूँ वो 1/2 हो जाएगी, उससे अगली पुट करता तो वो 1/3 हो जाएगी, और छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी। वो किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को ही कन्वर्ज करेगी। किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को कन्वर्ज करेगी। कब? जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ क्या होता है? 0। तो वह 0 को कन्वर्ज करेगी। तो मैंने यहीं पे लिमिट ले ली, दैट इज 0। लास्ट लिमिट 1/n माइनस एल 0 है मोड। अब मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू 1/n, और 1/n किससे छोटी है? एप्सिलॉन से छोटी है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारे पास डेफिनेशन क्लियर हो गई कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस द लिमिट 0 और मॉडुलस ऑफ 1 an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मीन्स कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू द लिमिट l इज इक्वल टू 0। क्लियर है? डेफिनेशंस हैं। सिमिलरली सेकंड नेक्स्ट है, सीक्वेंस दी हुई है n/n+1। अब इसको प्रूव करना कि ये कन्वर्ज कर रही है लिमिट l को, ये लिमिट 1 को। लिमिट जो l है वो 1 हो गई, और लिमिट 1 को कन्वर्ज कर रही है, मैंने ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, डेफिनेशन ले ली, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी चूज ए नेचुरल नंबर m सच दैट। अब देखो m मैंने लिया है वो 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है, तो रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि डेफिनेशन में मेरे पास फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m की बात होती है। तो मेरे को पता है कि 1/n है, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/n, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा इसको लेके। फिर उसके बाद है कि डेफिनेशन में मॉडुलस लेते हैं सीक्वेंस माइनस लिमिट। लिमिट यहाँ पे 1 है, सीक्वेंस है n/n+1 माइनस l का मॉडुलस ले लिया। टेक द एलसीएम n+1, n माइनस +1 होना था, ब्रैकेट ओपन कर दी तो माइनस का साइन आ गया। जो ये वाली टर्म ये वाली कैंसिल होगी, -1 आ गया। मॉडुलस ऑफ 1 दैट इज ए पॉजिटिव 1/n+1। अब 1/n+1 से 1/n कैसे बना, ध्यान दीजिए। n से बड़ा है n+1, n से बड़ा है n+1। अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, 1/n+1 से बड़ा क्या हो गया 1/n, वही उन्होंने लिखा है 1/n+1 से बड़ा क्या हो गया 1/n, और 1/m किससे बड़ा है एप्सिलॉन से। डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, ये दोनों को कंबाइन कर दिया रिजल्ट को, तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया। अब मेरे को ये पता लग गया कि सीक्वेंस माइनस लिमिट का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मेरे पास डेफिनेशन भी यही कह रही थी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 दैट इज अपने पास 1। इट मीन्स कि द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू द लिमिट 1। तो मेरे पास यहाँ पे सीक्वेंस को मैंने कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया। नोट 2 है, नोट 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। कहते कि वी नो दैट, हमने ऊपर देखा कि हम लोग सोल्व करते हैं कि सीक्वेंस an माइनस लिमिट ऑफ लेस देन एप्सिलॉन। कहते कि इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि मॉडुलस 1 है, मॉडुलस x है लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जो x की लिमिट है वो -1 और 1 के बीच में है। 1 के बराबर और -1 के बराबर भी हो सकती है, और उन दोनों के बीच में भी हो सकती है। तो एक तरह से देखा जाए कि हमारे पास सीक्वेंस के लिए एक नेबरहुड बन गई है। सीक्वेंस के लिए एक नेबरहुड बन गई है। नेबरहुड ही होगी बाउंडेशन। अगर देखा जाए तो ये नेबरहुड ही है। मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, अगर नंबर लाइन से ड्रॉ करें, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, बीच में 0। तो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में है तो ये एक तरह की इनकी नेबरहुड ही हो गई। तो वही उसने कहा है कि इसकी नेबरहुड कौन सी होगी, l में से कुछ माइनस कर दो और l में कुछ ऐड कर दो, वो l लिमिट की नेबरहुड हो जाएगी। कहते कि नेबरहुड ऑफ v ऑफ l ऑलवेज हमारे पास कंटेन l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। कहते कोई भी नंबर है, मान लो नंबर लाइन पे कोई नंबर है जैसे 1 है, तो 1 की नेबरहुड क्या होगी, 1 में कुछ ऐड कर दो और 1 में कुछ माइनस कर दो, 1 में कुछ माइनस कर दो और 1 में कुछ ऐड कर दो, तो ये उसकी नेबरहुड हो जाएगी। वही चीज कह रहा है कि अगर l हमारे पास लिमिट है तो l में से कुछ माइनस कर दो और कुछ प्लस कर दो, वो नेबरहुड आ जाएगी। इस करके मैं अनदर डेफिनेशन बना सकता हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी।
कि ये सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्ज टू ए लिमिट एल। अगर कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है लिमिट एल को, इफ कंडीशन इज दैट कि गिवन नेबरहुड वी ऑफ एल, कि हम लिमिट की नेबरहुड लेंगे वो गिवन हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर m एग्जिस्ट करता हो सच दैट कि जो सीक्वेंस है वो उसकी नेबरहुड को बिलोंग करती हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो सीक्वेंस है वो उसकी नेबरहुड को बिलोंग करती हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आप कह सकते हो कि सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है टू द लिमिट l। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। वही उसने कहा है कि अगर कोई आप लिमिट की नेबरहुड लेते हो तो नेबरहुड की लिमिट लेने के बाद वो सीक्वेंस भी उस नेबरहुड को बिलोंग करता है, एल की नेबरहुड को बिलोंग करता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तभी हम सीक्वेंस को कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है टू द लिमिट एल। नोट टू वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट कब, जब सीक्वेंस हमारे पास फाइनाइट हो। कहते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास 1 आ जाती है या 0 आ जाती है तो उसको मैं क्या करूंगा, दैट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। 1 आ जाती है 0 आ जाते हैं तो मैं उसको क्या करूंगा, दिस इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। अगर ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, देखो ये सारी कन्वर्जेंट की कंडीशंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कह सकते हैं। पहली है कि उसने कन्वर्ज कब होगी किसी लिमिट को, कि वो कह रहा है कि नेबरहुड ले लोगे लिमिट की तो उसमें सीक्वेंस भी नेबरहुड को बिलोंग करनी चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो वो हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकंड केस में कह रहा है कि किसी भी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो उसके लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, ए एन सीक्वेंस पे लगाओगे लिमिट, तो वो हमारे पास फाइनाइट आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। थर्ड केस कह रहा है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस कोई भी कन्वर्जेंट है उसको प्रूफ करना है तो उसके लिए आप देखोगे कि ए एन कन्वर्जेस टू द सम लिमिट। कहते कि ए एन है जो सीक्वेंस है वो हमेशा कुछ लिमिट्स को कन्वर्ज करी, अदरवाइज सीक्वेंस इज सेड टू बी नॉन कन्वर्जेंट। अगर वो कुछ लिमिट को कन्वर्ज कर रही है तभी वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज वो नॉन कन्वर्जेंट होगी। ये ध्यान में रखना, अगर सीक्वेंस आपके पास कन्वर्ज कर रही है कुछ लिमिट्स को तभी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अदरवाइज वो नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में आई जाती है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस ऑफ ए लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, एग्जाम में आती है, स्टेटमेंट आ जाती है इफ ए सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट देन इट्स कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। मैंने अभी तक यही बताया कि कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है लिमिट को तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो लिमिट को कन्वर्ज करी है क्या वो यूनिक है। हाँ, मैंने यही प्रूव करना है कि जो भी सीक्वेंस है किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रही है वो हमेशा यूनिक होती है। यूनिक के अलावा वो ये नहीं है कि सीक्वेंस दो लिमिट को कन्वर्ज करेगा, वो हमेशा ही एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगा, उसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ। The statement is that if a sequence is a convergent then the converges to a unique limit। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो प्रूफ करो कि वो कन्वर्ज कर रही है एक यूनिक लिमिट को। तो मैं इफ पॉसिबल ले लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करिए दो डिफरेंट लिमिट्स को। दो डिफरेंट लिमिट्स को मैंने एक का नाम एल ले लिया, एक का एल डैश ले लिया। यूनिक प्रूफ करना है तो हमेशा आप कंपैरिजन करके चलते हो, तो एल और एल डैश दो चीजें ले ली। डेफिनेशन लगाऊंगा, अब देखो एल के लिए अलग डेफिनेशन लगाऊंगा, एल डैश के लिए अलग डेफिनेशन लगाऊंगा। लगानी मैंने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गिवन ऑफ xylem ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m1, m1 है वो l के लिए है, m2 है वो l डैश के लिए है, सच दैट कि मॉडुलस ऑफ a n माइनस l लेस देन xylem बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अब यहाँ पे m1 था तो यहाँ पे m1 आ गया, और यहाँ पे एंड ए एन माइनस एल डैश है क्योंकि लिमिट एल डैश है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है, यहाँ पे m2 है। ये तो डेफिनेशन लग गई क्लियर कट में। और उसके बाद है कि अब m1 और m2 दो नंबर्स हैं तो हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी बड़ा होगा
वो m होगा। लेट m इज द मैक्सिमम ऑफ m1 और m2। इन दोनों में कोई भी टर्म जो बड़ी होगी वो m के बराबर होगी। तो मैंने इन दोनों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ए एन माइनस एल मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब m1 की भी जगह मैं m लिखूंगा, m2 की जगह भी मैं m लिखूंगा। अब उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास लिमिट होनी चाहिए यूनिक। अब लिमिट यूनिक होनी चाहिए तो मैं क्या लूंगा, l माइनस एल डैश लूंगा, l माइनस एल डैश लूंगा। अब ध्यान देखिए कि l माइनस एल डैश है, अब इसमें इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी भी लगेगी, ध्यान देना। अब l माइनस एल डैश है, इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ ऐड करूंगा, कुछ ऐड कर दूं, कुछ माइनस कर दूं। l माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश। अब देखो इसकी जो इक्वालिटी है वो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, जो ऐड किया है वो माइनस भी किया है, तो वो जो इसकी इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो इसी के बराबर होगी। तो अब ध्यान से देखिए कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, l माइनस ए एन और प्लस ए एन माइनस एल डैश। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है जो मैंने इनइक्वालिटी में पढ़ी है, a प्लस बी का मॉडुलस इज लेस देन मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ये वाली इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि मेरे पास मोड a प्लस बी बन गया है, तो मैंने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगा देनी, l माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास ये ए एन माइनस एल है तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश का मॉडुलस। और मॉडुलस में ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, ये आपको पता ही होगा, कोई भी नेगेटिव टर्म में मॉडुलस में पॉजिटिव होगी, तो ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश का मॉडुलस। अब ध्यान दीजिए डेफिनेशन में कि ए एन माइनस एल का मॉडुलस किसके लेस देन था, दैट इज एप्सिलॉन बाई 2, और इधर एन डैश का भी एप्सिलॉन बाई 2, तो मैंने लेस देन का साइन डाल के एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 सोल्व करेंगे, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, दैट इज एप्सिलॉन हो गया। अब मेरे को पता लग गया कि l माइनस एल डैश का मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको हमने जीरो के इक्वल क्यों किया है, l माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0। रीजन इज दैट द ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर विच इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर इज 0। कहते हैं कि जिन्हें आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर लोगे विच इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब कि आपके पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, दैट इज 0। तो l माइनस एल डैश आपके पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज 0। तो l माइनस एल डैश अगर 0 के इक्वल है तो l इज इक्वल टू एल डैश के बराबर हो गया। अगर l एल डैश के बराबर हो गया, हमने तो यहाँ पे मान के चले थे कि वो दो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज करा है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन लग जाएगी। जो हम सपोज करके चले थे वो हमने गलत प्रूफ कर दिया कि जो हम लेके चले थे वो गलत नहीं है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी हमेशा ही यूनिक लिमिट को। तो ये थ्योरम थी हमारी। तो नेक्स्ट थ्योरम है, दैट इज 1.5 आर्टिकल है, प्रूव दैट कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब देखो डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और बाउंडेड है, तो मैं तो अभी इतना ही लेके चलता हूँ कि पहले उसने कहा कि कोई सीक्वेंस लेनी है वो कन्वर्जेंट है, मैंने वही ले ली, लेट सीक्वेंस ले ली ए एन, उसको कन्वर्जेंट उन्होंने गिवन दिया है, तो मैं डेफिनेशन लगा दूँ कन्वर्जेंट की। तो कन्वर्ज करनी थी, किसी लिमिट को ही कन्वर्ज करेगा, तो मैंने डेफिनेशन लगा दी, देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a natural number m such that modulus of a n minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। और मेरे को पता है कि अगर मैं मॉडुलस ओपन करता हूँ तो l माइनस लिमिट में से कुछ माइनस होगा और लिमिट में कुछ ऐड होगा, तो उसके बीच में लाई करेगी सीक्वेंस। अभी मैंने उस दिन बताया था मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 माइनस 1 और 1 के बीच में, वही उसने कहा लिमिट में से कुछ माइनस करोगे एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन होगा और l प्लस एप्सिलॉन होगा, तो उसकी नेबरहुड बन जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ ये यूज किया है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब उसके बाद बाउंडेड की बात की है उसने। अगर मेरा कल वाला एपिसोड कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने एक बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन दी थी,
उसमें मैंने एच और के की बात की थी, एच और के की बात। और के हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट अपर बाउंड, और एच हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये मैंने कल ही बताया था, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और मैंने एच को डिफाइन कर लिया है, कहते कि एच को उसने कहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटे में से सबसे बड़ा। कहते कि जो लिमिट है, जैसे मैं कह देता हूँ कि इसकी लिमिट है -1 और इसकी लिमिट है 1, अपर बाउंड है 1। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर ये है लीस्ट अपर बाउंड, तो इससे छोटे वाले, ये छोटे में सबसे बड़ा है, तो बाकी जो होंगे वो इससे छोटे होंगे। तो एल माइनस एप्सिलॉन कर दोगे, A1 A2 से लेके AM-1, इन सभी में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एच की होगी, इन सभी में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एच की होगी। और L प्लस एप्सिलॉन से लेके A1 से लेके AM-1, इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो के होगी, मैक्सिमम वैल्यू के की होगी, मिनिमम वैल्यू एच की होगी। जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई सीक्वेंस आ जाती है तो वो बाउंडेशन हो जाती है, ये मैंने बताई थी। अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता लग जाए कि आपने इधर से घर जाना है और घर से फिर कॉलेज आना है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ये आपकी लिमिट है, इससे बाहर आप जा नहीं सकते। कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, घर जाना है, फिर घर से कॉलेज जाना है, तो ये आपकी लिमिट है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। आपने यहाँ घर से मैक्सिमम लिमिट पे मतलब कॉलेज जाना है, फिर मैक्सिमम से फिर मिनिमम लिमिट पे अपने घर पे आना है, तो ये आपकी बाउंडेशन है, तो ये आपकी बाउंड्री हो गई है, आपने इससे बाहर नहीं जाना। फॉर ऑल n ग्रेड बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। मेरे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब बात आती है कन्वर्स की, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। अगर ट्रू नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा ही देख लो, अगर किसी कन्वर्स की बात आती है, ट्रू पूछते हैं, कन्वर्स ट्रू है, और फिर आपने चेक करना है कि उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। उसके लिए अगर नहीं है तो आपको एक एग्जांपल देनी पड़ेगी पेपर में, तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी कन्वर्स वाला पार्ट आता है, ट्रू नहीं होगा तो उसका एग्जाम्पल साथ में देना पड़ेगा। तो वही है, अब देखो कन्वर्स ट्रू नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस में नॉट बी कन्वर्जेंट, जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, पर मोस्टली चांस है कि वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए एग्जांपल देनी जरूरी है, मैंने वही बताया था। अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस मैंने बताई थी, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन वो बताई थी, एग्जांपल, एग्जांपल कौन सी थी, -1 की पावर n, -1 की पावर n है, इन्होंने भी वही ली है, तो उन्होंने सीक्वेंस ले ली है, दैट इज सीक्वेंस an है, वेयर an इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो -1 की पावर n है, -1 की पावर n है, सीक्वेंस है। अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास -1 आएगा, n को 2 पुट करता हूँ 1 आएगा, फिर 3 पुट करता हूँ -1, 4 पुट करता हूँ 1, 5 पुट करता हूँ -1, 6 पुट करता हूँ 1। अगर मैं सीक्वेंस को ध्यान से देखूं कि उसकी बाउंडेशन कहाँ पे आ रही है, एक 1 पे आ रही है और एक -1 आ रही है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ दो वैल्यूज पे आ रही है, एक 1 और -1, 1 और -1। इट मीन्स कि इसका जो +1 है वो होगा लो लीस्ट अपर बाउंड, और जो -1 हो गया दैट इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। मतलब वो इसी लिमिट के आसपास घूम रही है, एक -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर 1 फिर -1। इट मीन्स कि इट इज ए क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होगी, दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस उन्होंने कहा था बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, अब आपने प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो मैंने प्रूफ करना है कि an जो सीक्वेंस आपने ली है इसमें वो कन्वर्जेंट नहीं है। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो मैं पॉसिबली लेके चलता हूँ कि वो कन्वर्जेंट है। हमेशा ही आपने देखना है कि अगर आप किसी चीज़ को कन्वर्जेंट या उसके ऑपोजिटली प्रूव करते हो कि वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो आप सपोज करके चलते हो कि वो चीज़ ऐसा हो सकती है। अगर मैं सपोज करके चलता हूँ कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो मैंने डेफिनेशन लगा दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small there exists a natural number m such that कि an minus l का मॉडुलस is less than एप्सिलॉन for all n greater than equal to m। this is a definition, डेफिनेशन लगा दी। अब ध्यान दीजिए मैंने n को m के साथ चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि n और m आपस में इक्वल भी हैं। अगर n और m आपस में इक्वल हैं तो मैंने a n की जगह पे a m माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना। अगर a m माइनस एल भी अपने पास लेस देन एप्सिलॉन होगा और a m प्लस 1 भी,
अगर ध्यान दें तो m वो है, क्या कह रही है कि n की वैल्यू m से बड़ी है। n की वैल्यू, ध्यान दीजिए, n की वैल्यू m से बड़ी है तो वो क्या होगा, m+1 होगा, m+2 होगी, एंड सो ऑन होगी, जितनी भी वैल्यू है m+1 m+2 के लिए भी सभी के लिए रिजल्ट ये फॉलो करेगा। वो कह रहे हैं ना कि n की वैल्यू m से बराबर है और उससे बड़ी है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, m हो सकती है, m+1 हो सकती है, m+2 है, सभी के रिजल्ट फुलफिल होगा। तो मैंने m के लिए भी लिख लिया, m+1 के लिए भी लिख लिया ये वाला रिजल्ट। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को क्या प्रूफ करना है कि मेरे को प्रूफ करना है कि कोई दो सीक्वेंस है, उनका डिफरेंस वो लेस देन एप्सिलॉन होता है कि नहीं है। अगर उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता है तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। अब मैंने दो सीक्वेंस ले ली, मोड ऑफ an माइनस an+1। अब इनका डिफरेंस ले लिया। मैंने कहा है कि टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दो सीक्वेंस का अगर डिफरेंस लेंगे मॉडुलस हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आएगा। जैसे मैंने कहा है कि am माइनस an+1, अगर इसका लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, इट मीन्स कि इससे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता है तो ये हमारे पास होगी नॉट कन्वर्जेंट। अब देखो अगेन ध्यान से कि am माइनस an+1 है तो उसमें मैं क्या करूँगा, l को ऐड कर दूंगा, l को माइनस कर दूंगा। सेम है, वही स्टेप किया है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। हमने इसकी इक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो हमने ऐड करना है वही टर्म हमने माइनस करनी है। माइनस कॉमन ले लिया, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगा दी, मॉडुलस अलग हो गया, लेस देन इक्वल टू am माइनस एल प्लस am+1 माइनस एल। अब ये वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। अब ध्यान दीजिए कि जो am की वैल्यू है, am+1 की वैल्यू है वो 2 एप्सिलॉन है। अब 2 एप्सिलॉन है तो m प्लस, ध्यान दीजिए कि 2 लेस देन है 2 एप्सिलॉन से। मैंने अभी बताया कि जो 2 की वैल्यू है वो 2 छोटी है 2 एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 0.00025। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 2 से बड़ी हो जाएगी ना 2 एप्सिलॉन की वैल्यू। अगर 2 से 2 एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी होगी, इट मीन्स कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ही छोटी होती है 1 से, और या 1 के बराबर होती है। इसको देखो उन्होंने कैसे प्रूफ किया है, मॉडुलस ऑफ am माइनस am+1। अब देखो am क्या थी, an थी हमारे पास -1 की पावर n। अब n को मैंने m के साथ चेंज कर दिया तो मॉडुलस ऑफ -1 की पावर m हो गया, इधर भी -1 की पावर m+1 हो गया। उन -1 की पावर m+1 है, इसको ध्यान से देखो कि मैं इन दोनों में इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -1 की पावर m और इधर -1 की पावर m इंटू -1। ठीक है जी, इन दोनों में -1 की पावर m को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस मैंने +1, तो ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स 2 ही आ गया। देखो क्योंकि -1 की पावर m है, दैट द मॉडुलस में 1 नहीं होगी तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 आ गया कि 2 की वैल्यू, जो 2 की वैल्यू है वो लेस देन है 2 एप्सिलॉन से, वो छोटी हो गई है। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ही छोटी होती है 1 और 1 से। अगर ये 1 से छोटी होगी, अगर ये 1 से छोटी होगी तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 1 से छोटी होगी, या 1 ही पुट कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, एप्सिलॉन को 1 पुट कर लो। क्या 2 2 से छोटा होता है? क्या 2 2 से छोटा हो सकता है? नहीं। अगर वो 2 2 के बराबर हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि जो हमने सपोज करके चले थे वो हमारी सपोजिशन इज रॉन्ग। हम सपोज क्या करके चले थे कि ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है। इट मीन्स कि हमारी पोजीशन इज रॉन्ग हो जाएगी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। इट मीन्स कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि दिस सीक्वेंस इज नॉट ए कन्वर्जेंट, और ये भी प्रूव हो गया कि बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट।